कभी सोचा है कि इस धरती पर जो लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं, उन्हें वैज्ञानिक आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? आज हम विज्ञान की उसी कमाल की दुनिया में चलेंगे जो जीवन की इस जबरदस्त विविधता को एक व्यवस्था में बांधती है। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो पूरी जीवित दुनिया है, इसे 5 बड़े बड़े ग्रुप्स या किंगडम्स में बांटने का आइडिया सबसे पहले किसका था? और इसका जवाब है R.H. व्हिटेकर। साल था 1969 जब उन्होंने ये 5 जगत वाली प्रणाली दुनिया के सामने रखी। और सच कहूं तो इसने बायोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। आज की हमारी चर्चा में 5 मुख्य बातें होंगी। व्हिटेकर का वो 5 जगत वाला वर्गीकरण क्या है, जीवों को नाम देने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, इस काम के पीछे कौन से महान वैज्ञानिक थे, वर्गीकरण के अलग अलग लेवल्स कौन से हैं, और हाँ, सबसे दिलचस्प, वैज्ञानिक नामों के लिए लैटिन भाषा ही क्यों चुनी गई। तो चलिए शुरू करते हैं व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण से। ये आज भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, आप कह सकते हैं, सबसे मॉडर्न फ्रेमवर्क माना जाता है। तो ये हैं वो 5 किंगडम्स: प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी यानी कवक, प्लांटी यानी सारे पेड़ पौधे, और एनिमेलिया जिसमें हम सब आते हैं। व्हिटेकर ने जीवों को उनकी कोशिका कैसी है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं और उनका शरीर कैसे बना है, इन सब चीजों के आधार पर इन ग्रुप्स में बांटा था। जैसे प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। अच्छा, तो हमने जीवों को बड़े बड़े ग्रुप्स में तो बांट दिया, पर अब सवाल यह है कि हर एक प्रजाति को एक यूनिक, एक अलग नाम कैसे दिया जाए? और यहीं पर आती है नामकरण की द्विपद पद्धति। इस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विपद नामकरण। इसे डेवलप किया था कैरोलस लिनियस ने, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इस एक सिस्टम ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए एक दूसरे से बात करना बहुत ही आसान बना दिया। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। आलू, इसका साइंटिफिक नाम है सोलैनम ट्यूबरोसम। अब यहाँ सोलैनम इसका जीनस यानी वंश है, जिससे आप एक बड़े परिवार जैसा समझ सकते हैं, और ट्यूबरोसम इसकी स्पीशीज यानी जाति है, जो उस परिवार का एक खास सदस्य है। तो ये 2 हिस्सों वाला नाम दुनिया में कहीं भी सिर्फ और सिर्फ इसी आलू की प्रजाति के लिए इस्तेमाल होता है। अब जरा उन साइंटिस्ट्स के बारे में जानते हैं जिनके काम ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन साइंस की, आप कह सकते हैं, पूरी नींव रखी। ये सफर बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रीस में अरस्तु और थियोफ्रेस्टस से शुरू होता है, जिन्होंने पौधों और जानवरों को बांटने की पहली कोशिश की थी। फिर सदियों बाद 17वीं सदी में जॉन रे आए, जिन्होंने पहली बार स्पीशीज या प्रजाति की वैज्ञानिक परिभाषा दी। और फिर 18वीं सदी में आए कैरोलस लिनियस, जिन्होंने अपने काम से इस फील्ड में क्रांति हिला दी। देखिए, इन वैज्ञानिकों का काम सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। सच तो ये है कि उन्होंने वो भाषा, वो ढांचा तैयार किया जिसका इस्तेमाल आज भी दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट करते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि ये सब किसने किया, पर अब समझते हैं कि ये किया कैसे जाता है। चलिए क्लासिफिकेशन के पूरे सिस्टम को, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। लेकिन उस पूरे स्ट्रक्चर को देखने से पहले एक छोटा सा सवाल, ये जो क्लासिफिकेशन की इतनी बड़ी सीढ़ी है, इसका सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे जरूरी पायदान कौन सा है? और इसका जवाब है जाति यानी स्पीशीज। यही क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी और सबसे बेसिक यूनिट है। एक स्पीशीज में वो सभी जीव आते हैं जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसे ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ये है वो पूरी सीढ़ी जिसे जीवन की सीढ़ी भी कह सकते हैं। ये सबसे ऊपर सबसे बड़े ग्रुप यानी किंगडम से शुरू होती है और नीचे सबसे छोटे और सबसे खास ग्रुप यानी स्पीशीज तक जाती है। हम जैसे जैसे इस सीढ़ी पर नीचे आते हैं, जीव एक दूसरे से और भी ज्यादा मिलते जुलते जाते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठता है कि भाई, आज के मॉडर्न साइंस में एक इतनी पुरानी, एक प्राचीन भाषा लैटिन का इस्तेमाल क्यों होता है? तो ऐसा क्या है कि आज भी जब कोई नई प्रजाति खोजी जाती है तो वैज्ञानिक उसका नाम रखने के लिए लैटिन भाषा का ही सहारा लेते हैं? और इसका कारण बहुत ही सीधा और दमदार है। लैटिन एक मृत भाषा है, मतलब अब ये भाषा रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती, और इसीलिए इसके शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते नहीं हैं।
एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो बदल नहीं सकती, ये पक्का करता है कि एक वैज्ञानिक नाम का मतलब आज जो है वही 100 साल बाद भी रहेगा। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सब एक ही भाषा में एक ही नाम को समझते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। देखिए, विज्ञान कभी रुकता नहीं, यह हमेशा बदलता रहता है। जैसे व्हिटेकर ने हमारी समझ को 5 जगतों तक पहुंचाया, क्या ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक्स और डीएनए की इस नई दुनिया में हम एक बिल्कुल नए छठे जगत की खोज की दहलीज पर खड़े हों? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि विज्ञान का ये सफर कितना डायनामिक है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इसी तरह के हम वीडियोस लाते रहेंगे, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि आपको किस तरह के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।